तो दोस्तों फाइनली डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ का अलॉटमेंट ऑलरेडी केप इंडिया वेबसाइट पे आ चुका है एंड अब इसका लिस्टिंग जो है वो 5 फरवरी को आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में ये आईपीओ दोस्तों लिस्टिंग डे के दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक तो इस आईपीओ के ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है एंड दूसरे में इस आईपीओ में जिन लोगों ने भी अप्लाई किया होगा उन सभी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल गया होगा। सो अभी तक फिलहाल उनके मन में बस एक ही सवाल होगा कि 5 फरवरी को इस आईपीओ जो लिस्टिंग है वो कैसा होने वाला है। क्या इसके लिस्टिंग पे उन्हें प्रॉफिट मिलेगा या फिर इस आईपीओ में उन्हें लॉस देखने को मिल सकता है। तो अगर सेम कंफ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के स्ट्रेंथ एंड रिस्क फैक्टर को देखते हुए बात करेंगे कि इस आईपीओ को हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म में ही इसे हमें सेल करके निकल जानी चाहिए। यानी बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन दोनों लोगों के लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें क्या करनी चाहिए एंड जिन्हें भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है वो इस आईपीओ से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको लिस्टिंग डे पे क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों फिलहाल अगर बात करें इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में तो फिलहाल ग्रे मार्केट में इस आईपीओ कोई डिमांड नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल अभी इसके ग्रे मार्केट में डिमांड फ्लैट बना हुआ है, यानी इस आईपीओ पे आपको कोई भी प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। सो मे बी जहां इसका प्राइस 382 रुपए से लेकर 402 रुपए के आसपास तक रखा गया था, इसका लिस्टिंग हमें वहीं पे देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि इसका लिस्टिंग हमें निगेटिव में भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों इसका लिस्टिंग जहां भी हो उसके लिए हमें एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग डे के दिन हमें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी में हम सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी कुछ स्ट्रेंथ एंड कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें इसके स्ट्रेंथ फैक्टर के बारे में तो देखा जाए तो इस कंपनी जो नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, क्योंकि इंडिया से ये कंपनी ऑलमोस्ट 87% के आसपास तक रेवेन्यू जनरेट करती है, जबकि वहीं बात करें अफ्रीका से तो अफ्रीका से ये कंपनी 13% के आसपास तक रेवेन्यू जनरेट करती है। यानी एज ऑफ नाउ इस कंपनी के पास लगभग 209 हॉस्पिटल्स है, जिसमें से 193 के आसपास इंडिया में है एंड 16 के आसपास अफ्रीका में है। यानी देखा जाए तो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इस कंपनी जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। वहीं आई केयर सर्विस में ये इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है। यानी देखा जाए तो आई केयर सर्विस में इंडिया में इस कंपनी के पास लगभग 25% के आसपास का मार्केट शेयर है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एंड दोस्तों ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो इस बजट में भी मेडिकल टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। यानी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए ये जो आईपीओ है वो अच्छा साबित हो सकता है। बट अगर बात करते हैं इस कंपनी के रिस्क के बारे में तो दोस्तों कंपनी जो फंडामेंटल है वो उतना ज़्यादा नहीं है। यानी इसके प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला है, किसी ईयर में इसका प्रॉफिट ज़्यादा तो किसी ईयर में इसका प्रॉफिट हमें कम देखने को मिला है। वहीं बात करें अगर इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो ये जो कंपनी है अपना आईपीओ काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। यानी इसका जो आईपीओ है अपने पीर ग्रुप के हिसाब से भी काफ़ी महंगा है एंड अपने इंडस्ट्री के हिसाब से भी काफ़ी महंगा रखा गया है। एंड यही इसका मेजर कारण था इस आईपीओ को फुल्ली सब्सक्राइब ना होना। यानी देखा जाए तो तीसरे दिन तक इस आईपीओ केवल क्यूआईबी कोटा ही फुल्ली सब्सक्राइब हुआ था, बाकी बाद रिटेल कोटा, एचएनआई कोटा, एम्प्लॉय कोटा एंड इवन शेयर होल्डर कोटा में भी काफ़ी जगह खाली था। यानी देखा जाए तो जो लोग भी इस आईपीओ में अप्लाई किया था उन सभी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल चुका होगा। वहीं दोस्तों ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें कंपटीशन एंड रेगुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। सो ओवरऑल इन सभी फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए, तो दोस्तों हमें नहीं लगता है कि हमें इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ये जो आईपीओ है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। सो अगर आपको इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाना ही है तो कृपया थोड़ा समय इंतजार करें, क्योंकि फ्यूचर में हमें इसमें करेक्शन भी देखने को मिल जाएगा एंड जब ये अपने सही वैल्यूएशन पे आ जाएगा उस समय हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। बट अगर फिलहाल के लिए बात करें तो मैं लिस्टिंग डे के दिन इस आईपीओ में कोई भी फ्रेश एंट्री नहीं बनाने वाला हूं। बाकी बात आप हमें बताएं कि आप इसमें फ्रेश एंट्री बनाने वाले हैं या फिर नहीं बनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उनके लिए कि जिनको भी इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिला हुआ है उन्हें इस आईपीओ में कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। क्या उन्हें इस आईपीओ को होल्ड करके रखनी चाहिए या फिर तुरंत सेल करके निकल जानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए पैसा लगाए थे, यानी आप इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाए थे, तो लिस्टिंग डे के दिन आपको इस आईपीओ से जो भी मिले या आपको प्रॉफिट मिले या फिर आपको लॉस मिले वो अपना बुक करके निकल सकते हैं। क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो लिस्टिंग है वो फ्लैट या फिर माइनस में भी हो सकता है एंड अगर माइनस में लिस्टिंग होता है तो ये और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो इस आईपीओ जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। सो मे बी लिस्टिंग के बाद ये जो है और नीचे जा सकती है। सो अगर आप चाहें तो आप इसमें अपना छोटा सा स्टॉप लॉस बुक करके निकल सकते हैं। बट अगर दोस्तों आपको इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है तो बेसिकली आप इस आईपीओ को लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हैं,
क्योंकि देखा जाए तो ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका इस बजट में भी काफी ज्यादा चर्चा हुआ है। यानी देखा जाए तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा हेल्थ केयर सेक्टर को प्रायोरिटी दे रही है, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म। सो अगर आप चाहें तो इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। बट दोस्तों, लिस्टिंग डे के दिन कोई भी स्ट्रेटजी आपको जल्दीबाजी में नहीं बनानी चाहिए। सबसे पहले आपको इस आईपीओ को ओपनिंग प्राइस को देखनी चाहिए, प्री आईपीओ सेशन में ही इसके डिमांड को देखनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इस आईपीओ में कोई भी डिसीजन लेनी चाहिए। सो अगर प्री आईपीओ सेशन में डिमांड अच्छा हो तो आपको इस आईपीओ को रोक के सेल करनी चाहिए, एंड डिमांड खराब हो तो इस आईपीओ को आपको इमीडिएटली सेल कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा पर्सनल व्यू इस आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है? कौन कौन इस आईपीओ को लिस्टिंग डे के दिन सेल करने वाला है, एंड कौन कौन इस आईपीओ में फ्रेश एंट्री बनाने वाला है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।